गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस में हमने बात की थी काफ़ी चीज़ों की। और आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण थियोरी की, जिसमें आप सीटेट का इवन 2011 से लेकर अब तक का अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे तो ऐसा कोई भी पेपर आपको नहीं मिलेगा जिसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस से एक क्वेश्चन ना आया हो, है ना। तो बिल्कुल 8 प्रकार की बुद्धि है, एकदम आसान सी थियरी है, बहुत इंटरेस्टिंग सी थियरी है। एक नंबर है फ्री का, अगर कोई पढ़ के समझ ले। और वैसे भी बहुत जो है आपका हम कहेंगे कि इंटरेस्टिंग थियरी है, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग थियरी है। इस हफ्ते आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, फ्राइडे को तक सिलेबस आपका खत्म है ना। फुल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू क्वेश्चन एक्सप्लेन कीजिएगा। थैंक। फुल कॉन्सेप्ट ही करेंगे, क्वेश्चन बहुत कम लेंगे मैराथन में। सैटरडे को है आपकी शाम को 7 बजे मैराथन यूट्यूब पे, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा लेने का उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसका मतलब या तो वो क्वेश्चंस की क्लास रहे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स इतने सारे हैं जिसकी हद नहीं है। तो ये एक बात है। बाकी प्रैक्टिस तो आपकी अलग से डलवा दी गई है। हाँ, हाँ 6 को नहीं हो पाया था भाई मैराथन, अब होगा आपका 13 को इवनिंग में 7 बजे शाम को। चलिए खैर, आते हैं हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थियरी है उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है। अगर हम बात करें हार्वर्ड गार्डनर की, तो हार्वर्ड गार्डनर क्या है, इनकी थियरी का नाम है एम आई बोले तो एम से मल्टीपल, मल्टीपल यानी बहु, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जैसे, मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि, यानी बुद्धि कई प्रकार की होती है। इनकी थियरी ने ये बताया हमें। इनसे पहले जो लोग आए थे जिनकी थियरी हमने पढ़ी नहीं है, हमें पढ़ना जरूरी नहीं है सीटेट में, उसमें सिंपल याद रखना है, एक व्यक्ति थे जो कह रहे थे यूनी फैक्टर होती है इंटेलिजेंस, एक सिंगल फैक्टर है। वही एक व्यक्ति क्या थे, वही व्यक्ति थे जिन्होंने पहला टेस्ट दिया था इंटेलिजेंस का, एल्फ्रेड बिने, जिन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था, है ना। यूनिफैक्टर यानी एक तत्व सिद्धांत होती है बुद्धि, एक ही चीज होती है जो आपके, आप अगर घर में कोई बर्तन साफ कर रहे हैं तब भी वही बुद्धि प्रयोग हो रही है, आप मैथ्स का कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं तब भी वही बुद्धि प्रयोग हो रही है। यानी बुद्धि एक तत्व है, सिंगल एंटिटी है। ऐसा कौन कहते थे, बिने कहते थे। इनको नकारने के बाद एक व्यक्ति आए जिनका नाम था 1927 के अराउंड, जिनका नाम था जी स्पीयरमैन, चार्ल्स स्पीयरमैन बेसिकली कह देते हैं इनको। स्पीयरमैन ने दिया 2 फैक्टर, इन्होंने दिया 1 फैक्टर। स्पीयरमैन ने दिया 2 फैक्टर थियरी कि एक जनरल इंटेलिजेंस होती है और एक स्पेसिफिक। जनरल इंटेलिजेंस जो हर काम में काम आए, जो जेनेटिक है, और स्पेसिफिक होती है जो आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में, जैसे विराट कोहली क्रिकेट में अच्छा करते हैं तो उनके अंदर स्पेसिफिक एबिलिटी है क्रिकेट को लेकर के, जनरल एबिलिटी तो उनकी है ही स्पोर्ट्स में अच्छी। तो ये बात स्पीयरमैन ने कही। ये थियरीज अब हम पढ़ते नहीं क्योंकि पेपर में पूछी नहीं जाती है, बट आपको पता होना चाहिए कि इन सभी को क्रिटिसाइज किया कि ये लोग जो 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर बता रहे थे इंटेलिजेंस को, गार्डनर लेकर के आए मल्टीपल इंटेलिजेंस, कि भाई बुद्धि कोई एक तत्व 2 तत्व नहीं है ना। बुद्धि क्या है, बहुबुद्धि के प्रकार, यानी बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है ना। बहुबुद्धि का सिद्धांत हम इसको कह देते हैं, बहुबुद्धि का सिद्धांत कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। सारे नोट सब कुछ आपको मिल चुका है, टेंशन आपने लेनी नहीं है, ठीक है ना। लास्ट में आपके क्वेश्चंस लूंगी मैं। 1983 में इनकी एक बुक आई जिसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। गार्डनर ने अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में क्या कहा, ये बताया कि बुद्धि 7 प्रकार की होती है। उसके बाद ये अपडेट हुई, 8 प्रकार हुए, आज 9 भी हैं, 11 भी हैं, 13 तक भी प्रकार हैं। लेकिन एज पर एनसीईआरटी जो अपडेटेड 2023-24 की एनसीईआरटी है, एज पर एनसीईआरटी क्या है चीजें, 8 प्रकार हैं बुद्धि के। आपको अगर कहीं पे चैलेंज भी करना तो पड़े तो आप रेफरेंस ले सकते हैं एनसीईआरटी का, कि 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एज पर मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी। तो हाँ, सुषमा कम समय में ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, सबका अपना स्टाइल होता है ना। तो अगर हम बात करें एनसीईआरटी की, हाँ, तो अगर हम बात करें एनसीईआरटी की, कोई कह रहा है फ्राइडे के बाद क्लास नहीं होगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैराथन सेशंस जो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, 2-3 मैराथन सेशन लूंगी मैं, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, सीडीपी, है ना। तो वो आप देख सकते हैं। फिर क्लास अलग से तो नहीं होगा, लेकिन हाँ मैं एक आध सेशन लूंगी कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करके आए, या कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो एक सेशन में डाउट का लूंगी। उसके कुछ दिनों बाद 12 को आपका सिलेबस खत्म है ना। फिर आप रिवीजन करिएगा आराम से, कोई बात नहीं, भाग्यश्री अब कर लो पढ़ाई।
तो अगर हम बात करें यहाँ पे एनसीईआरटी में 8 प्रकार की बुद्धि बताई गई है बहुबुद्धि सिद्धांत के तहत। ये बुक थी इनकी फ्रेम्स ऑफ माइंड करके गार्डनर की, जिसमें इन्होंने ये मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की थी और इन्होंने क्रिटिसाइज किया बहुत सारे लोगों को कि बुद्धि कोई सिंगल एंटिटी नहीं है। चलिए आते हैं गार्डनर, ये हार्वर्ड गार्डनर है, आई थिंक अभी रिसेंटली डेथ हुई है, तो 90s में थे, अपने अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रहे हैं, ठीक है। तो हार्वर्ड गार्डनर की अगर हम बात करें, गार्डनर बिलीव दैट पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग। यानी गार्डनर का मानना था कि लोगों के सोचने और सीखने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे जिस टीचर से एक व्यक्ति को समझ में आता है, जरूरी नहीं है सारे लर्नर्स को उसी समझ में आए, किसी को किसी और समझ आ सकता है ना। हो सकता है किसी को बिल्कुल पेडागोजी भी हिंदी में सुननी है तो वो सोचेगा यार हिंदी मीडियम में पढ़ा दे कोई, है ना। तो जबकि हमें टीचिंग का स्टाइल समझ आना चाहिए इतने बड़े होने के बाद, तो ठीक है जी। तो अपेक्षा यहां पे क्या है, चीजें अपेक्षा क्या रखनी है हमें टीचर से कि हमें स्टाइल समझ में आए, हमें मुद्दा समझ में आए, ठीक है ना। कोई बात नहीं, स्वप्न लगेगा वो थोड़ा थोड़ा। देखिए तो गार्डनर का कहना है, गार्डनर कह रहे हैं कि लोगों के सीखने और सोचने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, अलग अलग लोग, जो हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस में भी पढ़ा है। वेरिएबिलिटी होती है स्टाइल में, चाहे वो सीखने की स्टाइल हो, चाहे वो सोचने की स्टाइल हो, चाहे वो कुछ करने की स्टाइल हो। तो थिंकिंग और लर्निंग के डिफरेंट वेज होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं, इसलिए मेथड्स भी डिफरेंट मेथड्स के माध्यम से उनको सिखाया जा सकता है, ऐसा गार्डनर मानते हैं। इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, यानी बुद्धि कोई एक प्रकार नहीं है, कोई यूनिफैक्टर नहीं है, जैसा एल्फ्रेड बिने कह रहे थे। बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है। बुद्धि क्या है, कोई एक तत्व नहीं है, कई प्रकार हो सकते हैं बुद्धि के, लोग अलग अलग प्रकार से बुद्धिमान हो सकते हैं, है ना। डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस एग्जिस्ट कर सकती हैं। सेकंड पॉइंट, ईच ऑफ दीज इंटेलिजेंसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये हमें ध्यान रखना होगा कि गार्डनर ये कह रहे हैं ये जो 8 प्रकार हैं बुद्धि के, ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं। यानी अगर आपके ब्रेन में मान लीजिए लैंग्वेज वाले पार्ट में चोट लगी है तो म्यूजिक वाला पार्ट इंटैक्ट रहेगा, ऐसा गार्डनर कहेंगे, इनकी थियोरी ये मानेगी, ठीक है ना। तो ये इंडिपेंडेंट है कि अगर आप मैथ्स में अच्छे नहीं है फिर भी आप म्यूजिक में अच्छे हो सकते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट हैं। 8 प्रकार हैं, इनको एक एक करके समझते हैं। कुछ लोग पीपल स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग वर्ड स्मार्ट होते हैं यानी भाषा में अच्छे होते हैं, कुछ लोग सेल्फ स्मार्ट होते हैं यानी खुद को समझने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग पिक्चर स्मार्ट होते हैं यानी पिक्चर्स को समझने में, यानी कि हम ये कहेंगे कि शेप्स को समझने में अच्छे होते हैं। ये कुछ 8 प्रकार हैं बुद्धि के जो गार्डनर ने दिए हैं, इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझते हुए हम चलने वाले हैं। अगर हम देखें तो विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, देखने वाली इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक, मैथमेटिकल, काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक। नंबर 1 से शुरू करते हैं, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस से शुरू करते हैं, ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की, तो इससे पहले हमें एक बात ध्यान रखनी है कि गार्डनर ने कहा है मल्टीपल वेज ऑफ थिंकिंग, यानी सोचने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं लोगों के, सेम चीज को अलग तरीके से सोच सकते हैं 2 लोग, है ना। और लर्निंग के, सीखने के अलग तरीके हो सकते हैं। तो क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो जरूरी नहीं है वो सब सेम मेथड से ही सीखेंगे, सेम एग्जाम्पल से ही समझेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं एज अ टीचर, आप डिफरेंट वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एज पर गार्डनर, अ टीचर कैन ट्राई टू टीच इन डिफरेंट methodologies और कैन यूज डिफरेंट मेथड्स टू टीच डिफरेंट स्टूडेंट्स, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर करते हुए डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल कर सकता है। एक यहां पे कैच है जो आपको याद रखना है, गार्डनर ने ये नहीं कहा कि 8 अलग अलग मेथड से पढ़ा दो बच्चों को, 8 टाइप्स ऑफ मेथड्स यूज करके पढ़ा दो बच्चों को। ये आपको एग्जामिनर घुमाने के लिए, भटकाने के लिए कह देगा कि गार्डनर ने कहा 7 अलग अलग तरीकों से पढ़ाया जा सकता है। 7 क्या 70 हो सकते हैं तरीके तो पढ़ाने के। तो उन्होंने जस्ट ये कहा है कि आप डिफरेंट वेज में पढ़ा सकते हैं, है ना। टीचर्स को डिफरेंट स्टाइल्स का, डिफरेंट मेथड्स का यूज करना चाहिए पढ़ाते समय। सारे बच्चे एक ही मेथड से सीखेंगे ये जरूरी नहीं है। इन्होंने ये नहीं कहा सिर्फ 8 प्रकार का यूज करो क्योंकि 8 प्रकार की बुद्धि है। भाई पढ़ाने के तरीके तो 80 हो सकते हैं, 800 हो सकते हैं, 8000 हो सकते हैं, सबकी अपनी पेडागोजी है। तो डिफरेंट वेज से सिखाना चाहिए क्योंकि बुद्धि क्या एक सिंगल एंटिटी नहीं है, मल्टीपल इंटेलिजेंस के टाइप होते हैं। इन्होंने आईक्यू को बहुत क्रिटिसाइज किया। एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से 1 हफ्ते पहले आ जाएगा। इन्होंने आईक्यू को बहुत क्रिटिसाइज किया। इन्होंने कहा कि भैया आईक्यू जो है वो एक सेट स्टैंडर्ड स्कोर तो बता देगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसका आईक्यू में स्कोर कम है वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो आईक्यू टेस्ट को इन्होंने बहुत अच्छा नहीं माना है। ठीक, तो हमारे अंदर, सबके अंदर कुछ प्रतिभा होती है और अलग अलग प्रकार की बुद्धि हमारे अंदर हो सकती है, तो लोग अलग अलग प्रकार से बुद्धिमान हो सकते हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी भाषिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि
यानी भाषा से संबंधित जो बुद्धि है वो इस व्यक्ति में पाई जाएगी। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जिसकी भाषा पे पकड़ है, अब वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं जो अच्छे भाषण दे लेते हैं, है ना, वो हमारे टीचर्स हो सकते हैं, वो हमारे लॉयर्स हो सकते हैं, जिनमें भाषा को लेकर के, भाषा को कैसे यूज करना है मन लगता है ना कुछ लोगों को सुनने में। तो यानी सुनने में या उनका लिखा हुआ पढ़ने में, कवि कोई पोएट हो सकता है, कोई राइटर हो सकता है, कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, आपको लगा अरे वाह कितना अच्छा लिखा है। तो क्या है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब है वो लोग जिनमें बुद्धि को लेकर के, मतलब भाषा की बुद्धि ज्यादा होती है, यानी भाषा में वो ज्यादा बेहतर होते हैं लैंग्वेज में। तो स्किल्स इन्वॉल्व इन दी प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, भाषा के उत्पाद और इस्तेमाल में जो कौशल प्रयोग में लाए जाते हैं वो भाषक बुद्धि के अंदर आते हैं। मतलब क्या हुआ शालू, यहां पे भाई आप भाषा को यूज कर रहे हैं, यानी बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, व्हाटएवर, जैसे भी आप यूज कर रहे हैं लैंग्वेज को। दूसरा क्या है, प्रोडक्शन में, यानी आप लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी आप कुछ लिख रहे हैं, जरूरी नहीं अपना लिख रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका ऐसे राइटिंग बहुत अच्छा होता है। प्रोडक्शन क्या है, आपने भाषा को लेकर के कोई शायरी लिखी, यानी आपने उत्पाद किया भाषा का। तो आप यूज करें या प्रोड्यूस करें, उत्पाद करें या इस्तेमाल करें भाषा को, लेकिन आपके अंदर बहुत अच्छे कौशल हैं। जैसे बिल्कुल रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत अच्छा उदाहरण है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का, कितनी सारी उनकी नॉवेल्स हैं, कविताएं हैं, सारी चीजें हैं, है ना, राष्ट्रगान लिखा उन्होंने। पर्सन्स हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर वर्ड स्मार्ट, तो ऐसे लोगों को वर्ड स्मार्ट कहा जाता है कि वर्ड्स के साथ खेलने में स्मार्ट होते हैं, वर्ड प्ले में स्मार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन इस बार आया था कि कौन सी उम्र तक बच्चा जोक्स को समझने लगेगा, जो हम आपस में जोक्स या मजाक उड़ाते हैं या करते हैं, तो 7 साल की उम्र तक बच्चा जो है प्रॉपर समझने लगता है, जोक्स क्रैक करने लगता है, ठीक है ना, काफी हद तक अमर। तो अगर हम देखें यहां पे रीडिंग की जब हम बात कर रहे हैं, तो जो लोग रीडिंग पढ़ के समझने में अच्छे हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि भाषा की बुद्धि है उनमें। जो लोग भाषा को समझ के तुरंत समझ जाते हैं, किसी गाने का मतलब तुरंत समझ जाते हैं, किसी स्पीच का मतलब तुरंत समझ जाते हैं, कोई न्यूज सुन रहे हैं तुरंत समझ जाते हैं दूसरों से ज्यादा जल्दी। स्पीकिंग यानी भाषा को बोलने में अच्छे हैं, राइटिंग लिखने में अच्छे हैं, अपने विचार डायरी राइटिंग हो या कोई कविता लिखना हो। डिबेटिंग समझते हैं, एक व्यक्ति पक्ष में होता है, एक व्यक्ति विपक्ष में होता है, न्यूज पे बहुत होती रहती है डिबेटिंग, है ना। तो वहां पे वो एक व्यक्ति एंटी है, एक व्यक्ति प्रो है, तो कोई कुछ कहेगा, फिर उसके बाद फिर सामने वाला दूसरा जवाब देगा जो ऑपोजिट में है, ठीक है ना। जैसे अभी एक डिबेट चल रही थी कि भाई महिलाओं को मेंस्ट्रुअल लीव दें या नहीं दें, तो उसपे जो इनकी मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट की, स्मृति ईरानी जी, वो अपना पक्ष रख रही हैं। अगर कुछ और कोई मान लीजिए विमेन सेल से या कोई और व्यक्ति होगा इस पे जो ज्यादा समझता होगा, वो दूसरा अपना पक्ष रखेगा। तो डिबेट यानी भाषा का प्रयोग अच्छा है ना। कुमार विश्वास जी या ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इंटरनेट पे जिनको आप देखते हैं, मैं उनका नाम लेने की कोशिश कर रही हूँ, अदरवाइज हिस्ट्री में तो बहुत गजब के लोग रहे हैं, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हों, चाहे वो और ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं, जो प्रेमचंद की भी अगर हम बात करें या इंग्लिश लिटरेचर की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे लोग होंगे। हाँ, तो डिस्कशन यानी चर्चाएं करना, तो ये सारे काम जो भी भाषा से संबंधित है, उनमें अगर कोई अच्छा है तो हम कहेंगे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है व्यक्ति में, ठीक है जी। तो वर्ड स्मार्ट, तो प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, जो लोग इसमें हाई होंगे उनको वर्ड स्मार्ट कहा जाएगा, चाहे वो रीडिंग हो, हियरिंग हो, स्पीकिंग हो, राइटिंग हो, डिबेट हो, डिस्कशन हो, व्हाटएवर, ठीक। आते हैं कौन से लोग इसमें आते हैं, ये समझना जरूरी है। भाषक बुद्धि में ये उदाहरण जरूर पूछता है कि किसमें कौन सी बुद्धि होगी। लॉयर्स में अच्छी खासी भाषक बुद्धि होगी, इनमें रीजनिंग एबिलिटी भी होती है, ऐसा नहीं है कि एक ही बुद्धि होगी किसी में भी, ठीक है ना। तो लॉयर मतलब जो आपके वकील हैं, ठीक, उनमें भाषक बुद्धि अच्छी होती है। कैसे वो डिफेंड करेंगे कोर्ट में, अगर लैंग्वेज के माध्यम से वो अपने आप को नहीं बता पाएंगे तो। लेक्चरर्स यानी जो टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं जो लेक्चर दे रहे हैं, उनमें भी भाषक बुद्धि अच्छी होती है, कपिल शर्मा भी कह सकते हो आप। राइटर्स जो लेखक हैं, जिनको पुलित्जर से लेके और यहाँ भारत में भी अलग अलग तरह के जो है पुरस्कार मिलते हैं। नहीं रवि, दिक्कत तो कुछ नहीं है भाई, थोड़ी बहुत थकान है, और स्किल इंप्रूव किया जा सकता है, ऑफ कोर्स यार, स्किल है तो इंप्रूव करने की पॉसिबिलिटी है, थोड़ा एप्टीट्यूड का फर्क होता है बस। कुछ लोग ज्यादा मेहनत करके, हाँ कोई कह रहा है मैं हिमांशु सिंह, हाँ मैं भी कह सकती हूँ कि मेरी भाषक बुद्धि ठीक है ना। ये नहीं कहूंगी कि हाँ बस मेरे बाद कोई नहीं है। जर्नलिस्ट जो लोग सवाल पूछते हैं, है ना, उनकी भी भाषक बुद्धि बहुत अच्छी होती है, ठीक। जैसे अगर मैं बात करूं, सौरभ द्विवेदी सर हैं जो ललन टॉप पे आपने शायद कभी देखा होगा, उनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस काफी अच्छी है। या अभी मैं उनके घर पे बैठी हुई थी कुछ दिन पहले, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ
तो उनके ही ऑफिस से एक और व्यक्ति थे जो थे, तो मैं ही देखती हूँ यहाँ और भी लोगों से, मैं जो लोग जर्नलिस्ट हैं मिलती हूँ कभी, तो एक चीज बहुत कॉमन है उन लोगों में, उनकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी होती है। स्टोरी टेलिंग मतलब जिस तरह से वो लोग बात कहते हैं अपनी, उसको सुनने में मन लगता है ना। तो जर्नलिस्ट में भी क्या है, भाषिक बुद्धि अच्छी होती है। इवन अगर आप देखेंगे तो ये लोग तो क्वेश्चंस वगैरह भी इतने पूछते हैं कि मतलब क्वेश्चंस पूछते हैं या अलग अलग तरह के सवाल, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग पक्ष किसी बात का जानना। तो लैंग्वेज का तो बहुत रोल है अगर हम जर्नलिस्ट की बात करें। हाँ भाई, तबीयत का थोड़ा सा चल रहा है, थोड़ा समय लगता है। कोई कह रहा है ध्रुव राठी, हाँ ऑफकोर्स, जो भी जिसका भी काम बोलने का है ऑफकोर्स उसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस आम आदमी से थोड़ी सी बेहतर होगी, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। अगर हम बात करें यहां पे लिरिसिस्ट, यानी जो लोग लिखते हैं, जो लोग, हाँ विकास दिव्यकीर्ति सर ऑफकोर्स। तो अगर हम देखें इसमें, अभी सिंगर आएंगे बाद में, वो म्यूजिकल एस्पेक्ट है उसमें, वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आते हैं, ठीक है जी। हाँ, कोई कह रहा है किसी कहानी को सेम टू सेम लिखना भी बुद्धि है क्या? नहीं नहीं। तो लिरिसिस्ट की अगर हम बात करें, अब इसमें सबकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, अब सब अलग अलग लोगों के नाम लिख रहे हैं। हाँ संदीप माहेश्वरी सर, बिल्कुल। तो अलग अलग जो भी, जिसको भी आप जानते हैं, आपको लगता है यार ये इसकी भाषिक बुद्धि बहुत अच्छी है, तो हम कह सकते हैं, ठीक। अब सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कोई कह रहा है कैरी मिनाती, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, ठीक है ना। नेक पेन अब काफी क्या ठीक ही हो गया ऑलमोस्ट। लिरिसिस्ट की अगर हम बात करें, लिरिसिस्ट होते हैं जो गाने लिखते हैं लोग, उनकी भी भाषिक समझ अच्छी होती है ना। तो ये एक बेसिक बात हो गई। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई भी एक फील्ड, एक व्यक्ति में दो प्रकार की इंटेलिजेंस हो, यानी अगर कोई लिरिसिस्ट है और वो गाता भी अच्छा है तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी होगी उसमें। कोई कह रहा है आई डोंट लाइक जर्नलिस्ट, हाँ वो सबका अपना क्या है, पर्सनल इंटरेस्ट या प्रेफरेंस है। मैं तो जस्ट एक उदाहरण दे रही हूं। हाँ, जैसे मेरी नानी की जो है स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है, मतलब वो जब कहानियां सुनाती थी, किस्से सुनाती थी, उसी से मेरे जो मामा जी हैं कई सारे, उनमें से एक दो मामा जी हैं जो बहुत अच्छी उनकी स्टोरी टेलिंग है, बहुत प्यारे से वो, मतलब बहुत मन लगता है उनको सुनने में, है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है। आ जाइए, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ये दूसरा प्रकार पढ़ रहे हैं हम। ये कोई सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि आप इसमें सीक्वेंस में ही पढ़ें। जावेद अख्तर कह सकते हो, गुलजार साहब, अब ऐसे तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे भाई, ठीक है। अपनी मर्जी से लिखते रहना, जो जो मन में आए एग्जाम्पल। सेकेंड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस देखिए, कुल मिला के बात आपको समझ में आ गई है यदि आप एग्जाम्पल दे पा रहे हैं तो। क्लियर है। अगर हम बात करें लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की, ये क्या है, तार्किक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्किल्स इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी जो वैज्ञानिक चिंतन और समस्या समाधान की जो स्किल्स हैं, यानी कोई प्रॉब्लम आती है इनके सामने, ये समाधान निकाल लेते हैं। ये लोग क्या है, साइंटिफिक थिंकिंग में, वैज्ञानिक चिंतन, लॉजिक पे काम करते हैं। तो मैथ्स में जो लोग अच्छे होंगे, चाहे वो एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, चाहे वो आपके, या साइंस में जो लोग अच्छे होंगे, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, है ना, इन लोगों में लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पाई जाएगी। पर्संस हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कैन थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली, समालोचनात्मक चिंतन, जिसपे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत जोर दे रही है। तो ये लोग क्या है, क्रिटिकली भी सोच पाएंगे किसी बात पे और लॉजिकली भी सोच पाएंगे, जस्ट चीजों को मान नहीं लेंगे। ये क्या करेंगे, हाँ रवीश कुमार जी, ये क्या करेंगे, ये तर्क भी करते हैं, ये सारे पक्ष देखते हैं, ठीक है ना। तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, हाँ कोडर्स में भी यही पाई जाएगी। मार्क जुकरबर्ग कह रहा है कोई, मतलब और भी लोग जो भी है, हाँ थॉमस एल्वा एडिसन। साइंटिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर्स आर लाइकली टू बी स्ट्रॉन्ग इन दिस कॉम्पोनेंट। चाहे कोई इकोनॉमिक्स के लिए भी अगर नोबेल प्राइज जीतेगा तो भाई लॉजिकल मैथमेटिकल थिंकिंग तो रही होगी। आर्यभट्ट, बिल्कुल। तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस यानी साइंस में, लॉजिक में, क्रिटिकल थिंकिंग में ये लोग बेहतर होंगे, जिनमें ये पाई जाएगी, है ना। इसके अंदर साइंटिस्ट आ सकते हैं, मैथमेटिशियंस आ सकते हैं, है ना, इकोनॉमिस्ट आ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, अकाउंटेंट्स आ सकते हैं। थर्ड टाइप देखिएगा, ये क्या है, स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशियल का मतलब क्या है, स्थानिक, स्थानिक, स्पेस से बना है ये स्पेशियल, है ना, स्पेस से बना है स्पेशल। तो स्थानिक की अगर हम बात करें, स्थानिक बुद्धि क्या होती है भाई, स्पेस को देख करके आपको आइडिया लग जाए कि इसको कैसे बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो बिल्डर्स होते हैं, बिल्डर्स तो खैर थोड़ा सा वैसा शब्द हो गया, बट हाँ उनको भी आइडिया होता है कि कितने स्पेस में पार्किंग कहाँ दें, है ना, अगर कोई फ्लैट बना रहे हैं तो किस तरह का रखें। जो आर्किटेक्ट होगा मेजरली तो ये उसी का काम होता है, लेकिन जो लोग काम करते रहते हैं उनमें भी थोड़ी सी डेवलप हो जाती है। तो स्पेशल इंटेलिजेंस यानी स्पेस को लेके, इंटीरियर डेकोरेटर्स, छोटी से स्पेस को भी बहुत अच्छे से कोई ऑर्गेनाइज करके रखता है। कोई आपकी आंटी हो, है ना, कोई आप भी हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं रूम को बड़ा तरीके से सजा के रखते हैं, उनको पता है कौन सी चीज कहां होनी चाहिए, कम स्पेस में स्पेस भी दिखे और सामान भी रखा जाए,
है ना। कुछ मेरे और आपके जैसे होते होंगे जो सब कुछ फैला के रखते हैं, उनको कितनी भी बड़ी जगह दे दो। हाँ, कारपेंटर्स में भी ये पाई जाएगी भाई स्पेशल इंटेलिजेंस। इवन उनमें बॉडीली काइनेस्थेटिक भी पाई जाएगी, क्योंकि किसी चीज को कट करना तो दो प्रकार के, इसमें और बॉडीली काइनेस्थेटिक में बहुत मर्ज होती हैं चीजें। तो पेंटर्स में भी स्पेशल इंटेलिजेंस पाई जाएगी, क्योंकि अगर आपको कोई पेंटिंग बनानी है, पेड़ को आपने कुछ और बना दिया तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है ना। तो स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस, आपकी जो गूगल मैप वाली आंटी है उनमें भी विजुअल इमेजेस की जो है इंटेलिजेंस पाई जाएगी, ठीक है ना। एंड पैटर्न्स, यानी पैटर्न्स को समझने की या विजुअल इमेजेस बनाने की, तो वो कार्टोग्राफर्स यानी नक्शा बनाने वाले लोगों में हो सकती है ना। या फिर अगर हम बात कर रहे हैं आपके आर्किटेक्ट्स में तो होती ही है, इंटीरियर डिजाइनर में हो सकती है, पेंटर में हो सकती है, इवन फॉर दैट मैटर सेलर्स, यानी जो नाविक होते हैं उनको भी तो दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है, सेलर्स में हो सकते हैं, इवन पायलट्स में भी हो सकती है ना। आपकी एनसीईआरटी जो है पायलट्स को दो कैटेगरी में रखती है, ठीक। तो पायलट्स में हो सकती है स्पेशल इंटेलिजेंस, कि उनको स्पेस का अगर आइडिया नहीं होगा, आसमान में जाके कौन सी दिशा में कैसे चीजें करनी है उसको समझने का, तो काम बनेगा नहीं, ठीक है ना। कोई कह रहा है राजमिस्त्री, हाँ कह सकते हो। तो पायलट्स, सेलर्स, स्कल्पचर्स जो मूर्तिकार होते हैं, अगर नाक जरा सी भी इधर उधर गई तो कुछ और बन जाएगा, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, सर्जन्स आर लाइकली टू हैव हाईली डेवलप्ड स्पेशल इंटेलिजेंस। सर्जन में भी जरूरी है, सर्जन में भी जरूरी है कि अगर आपका ऑपरेशन करना है या कुछ कट करना है और सर्जन ने गलती से भी इधर से उधर कर दिया, तो दिशाओं का ज्ञान सर्जन को भी होना जरूरी है, हालांकि उनमें बॉडीली काइनेस्थेटिक भी होता है, ठीक है जी। तो ये बेसिक सी बात है। स्पेशल इंटेलिजेंस यानी स्पेस या शेप्स को समझने में कोई व्यक्ति अच्छा है, विजुअल इमेजेस को फॉर्म करने में अच्छा है। नेविगेटर्स हो सकते हैं जो आपके टूरिस्ट गाइड होते हैं, उनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भी पाई जाएगी। सर्वेयर्स हो सकते हैं, आर्किटेक्ट्स, पेंटर्स, स्कल्पचर्स, चेस प्लेयर, है ना। चेस प्लेयर को भी आइडिया होता है ये कहां से कहां रखूं तो क्या हो जाएगा। हालांकि चेस प्लेयर्स में आपकी लॉजिकल इंटेलिजेंस भी पाई जानी चाहिए, तो वो दोनों में चली जाएगी उस तरह से, है ना। तो चेस को लॉजिकल में ज्यादा रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या है भाई? बाइकर में मिलेगी, बाइकर में भी मिल जाएगी ये, बट बॉडीली काइनेस्थेटिक ज्यादा मिलेगी बाइकर में। सेलर्स वो होते हैं नाविक टाइप के लोग, है ना, जो नाव चला रहे हैं, एक तरह से जहाज चला रहे हैं कोई। अगर हम बात करें स्टंटर में बॉडीली काइनेस्थेटिक मिलेगी भाई। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, अच्छा बहुत बढ़िया अब्दुल। म्यूजिकल इंटेलिजेंस कह रहे हैं हम खानदानी राजमिस्त्री हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा काम है, मतलब हर एक काम की अपनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। चलिए अभी बढ़ेगा शफाली, ये मैराथन के बाद देखना अपने आप स्कोर सबके बढ़ जाएंगे। म्यूजिकल यानी संगीतीय बुद्धि, सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम्स एंड पैटर्न्स, यानी आप सेंसिटिविटी है, आपके अंदर संवेदनशीलता है कि म्यूजिकल रिदम्स, जब एक ट्यून होती है या ट्यून बजती है या फिर जो है एक म्यूजिक प्ले होता है, तो आपको पता लग जाता है गाना शुरू होने से पहले ही कि कौन सा गाना है ना। तो ये क्या होगा भाई, म्यूजिकल रिदम्स को आप समझ पाते हैं, धुन बजा पाते हैं आप, धुन बजा पाते हैं, यानी गिटार पे, वीणा पे, व्हाटएवर जो भी है, ठीक। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है आपने, इट इज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्रिएट एंड मैनिपुलेट म्यूजिकल पैटर्न्स, यानी आपके अंदर क्षमता है कि आप प्रोड्यूस कर पाए। एक बहुत ही ज्यादा वायरल हुए थे उस टाइम पे व्यक्ति लॉकडाउन के समय पे, कुछ तो नाम है उनका, यशराज मुखाते, जो उन्होंने वो बताया था कि रसोड़े में कौन था और उसको म्यूजिक उन्होंने मिक्स कर दिया था उसमें। तो उन्होंने क्या किया, कुछ प्रोड्यूस किया म्यूजिक को, कुछ क्रिएट किया, ज्यादातर मैनिपुलेट किया म्यूजिकल पैटर्न्स को, कि जो पहले से था उसमें म्यूजिक लगा दिया, है ना। तो ये लोग म्यूजिक के साथ खेलने में अच्छे होते हैं, जैसे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाले लोग लैंग्वेज के साथ खेलने में अच्छे होते हैं। और अगर हम बात करें, बताओ प्रदीप, अगर हम बात करें तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाले लोग म्यूजिक के साथ, धुन के साथ खेलने में अच्छे होते हैं। अब इसमें जगजीत सिंह जी आ जाएंगे, इसमें लता मंगेशकर जी आ जाएंगी, है ना। चलिए समझते हैं। तो इसमें म्यूजिशियंस आ जाएंगे, चाहे वो सोनू निगम हो, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आ जाएंगे जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, तबला हो, वायलिन हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। कंपोजर्स जो म्यूजिक की धुन, AR रहमान जी, वो भी इसी में आ जाएंगे। अब आते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक पे। बॉडीली काइनेस्थेटिक क्या है? शारीरिक गतिक बुद्धि, यानी शरीर और गति को संभालने की बुद्धि। यूजिंग होल और पोर्शंस ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली, यानी आप या तो पूरे शरीर को या फिर शरीर के कुछ पोर्शंस को, यानी कुछ भागों को कैसे यूज करते हैं, फ्लेक्सिबली यूज कर पाते हैं, ठीक है ना, एंड क्रिएटिवली यूज कर पाते हैं। चाहे वो डांस करने की बात हो तो आप देखते हैं यार ये गर्दन ऐसे ऐसे कर देते हैं, है ना, फ्लेक्सिबली यूज कर पा रहे हैं, क्रिएटिवली कुछ नए ढंग से यूज कर पा रहे हैं, ठीक। तो या तो पूरी बॉडी या फिर पोर्शन, पार्ट ऑफ बॉडी,
तो इसमें एथलीट्स आ जाएंगे भाई, विराट कोहली हैं, धोनी हैं, MS धोनी हैं, या फिर अगर हम बात करें साइना नेहवाल हैं, नीरज चोपड़ा हैं, कितने सारे लोग हैं जो बॉडीली काइंस्थेटिक बुद्धि रखते हैं, चाहे वो डांसर हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, यानी जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जिम्नास्ट हो, इवन एक्टर्स में भी, क्योंकि वो लोग डांस वगैरह अच्छा करते हैं, या स्टंट जो लोग कर रहे हैं, तो बॉडी काइंस्थेटिक इंटेलिजेंस पाई जाएगी एथलीट्स में, डांसर्स में, एक्टर्स में, स्पोर्ट्स पर्सन्स में, जिम्नास्ट में, सर्जन्स में। देखो सर्जन्स में ये भी होती है और वो भी स्पेशल इंटेलिजेंस भी होती है, तो दोनों में से जो मिल जाए, ठीक है जी, आर लाइकली टू हैव सच काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, ये प्रकार की इंटेलिजेंस पाई जाती है। क्लियर है बात? चलिए विवेक, धन्यवाद। आगे बढ़े। बॉडीली काइंस्थेटिक क्या है? बॉडीली काइंस्थेटिक एथलीट्स में मिलेगी, डांसर में, एक्टर्स में, जिम्नास्ट में। देखो ये एथलीट्स हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, कोई घड़ा बना रहा है मान लो, है ना, तो क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक स्मिथ बोलते हैं ना, आई थिंक। हाँ, तो अगर कोई घड़ा या बर्तन बनाता है मिट्टी के, तो वो भी क्या है, बॉडीली काइंस्थेटिक तो होगा ही, ठीक है ना, क्राफ्ट्स पे काम करना। हालांकि उसमें अगर देखा जाए तो आपकी जो इससे पहले कौन सी इंटेलिजेंस थी जो हमने पढ़ी थी, स्पेशल इंटेलिजेंस भी कुछ हद तक है, लेकिन वो हाथों का प्रयोग ज्यादा है उसमें। एक्टिंग, डांसिंग, यूजिंग टूल्स, अगर कोई टूल यूज कर रहा है, बॉडीली काइंस्थेटिक, जो अभी राजमिस्त्री की बात कर रहा था कोई, है ना, वो बॉडीली काइंस्थेटिक इंटेलिजेंस भी पाई जाएगी उनमें। अगर हाँ, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इन पे इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल पे हर बार क्वेश्चन आ रहा है कई बार से। इंटरपर्सनल है अंतरव्यक्तिक बुद्धि। अंतरव्यक्तिक क्या है? इंटर स्टेट, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, क्या है ये, यानी दो या दो से अधिक स्टेट या देशों के बीच में कोई चीज हो रही है, ठीक। तो इंटरपर्सनल का मतलब है टू और मोर पीपल, बिटवीन टू और मोर पीपल, ठीक है जी, क्लियर है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में क्या है? सेंसिटिविटी टू सटल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स बिहेवियर, यानी दूसरों के व्यवहार के पहलुओं को समझना। यूकेलेले प्लेयर हैं आप, तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो गई आप में, ठीक है ना। तो अगर हम देखें सटल एस्पेक्ट्स, सटल एस्पेक्ट्स क्या है भाई? बिल्कुल किसका मूड कब खराब होता है ना, मोटिव क्या है सामने वाले का बात करने के पीछे, उसकी इंटेंशन क्या है, यानी दूसरों के मूड को, दूसरे के बिहेवियर को, दूसरे के मोटिव को, उसकी मोटिवेशन को समझ पाना, ठीक। साइकोलॉजिस्ट, यानी ये पॉलिटिशियंस में भी काफी मिल जाती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। उनको पता है अब लोगों को रोजगार चाहिए, तो वो चुनाव में वोट मांगने आएंगे, कहेंगे हम आपको रोजगार देंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपके मोटिव क्या है, इस टाइम पे आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट में भी ये होती है, काउंसलर्स में भी होती है, क्योंकि वो लोग समझ पा रहे हैं एक आपस में एक दूसरे व्यक्ति को। टीचर्स में भी पाई जाएगी काउंसलर्स, पॉलिटिशियंस में भर भर के होती है, सोशल वर्कर्स जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो भी तो दूसरों को समझ रहे हैं, रिलीजियस लीडर्स जो गुरु है एक तरह से ये कह सकते हैं रिलीजियस लीडर्स में। हालांकि ये वो वाले लीडर्स में मिलेगी जो भाषणबाजी ज्यादा करते हैं, जो लोग खुद को समझ रहे हैं उनमें इंट्रापर्सनल ज्यादा होती है। तो ये है आर लाइकली टू पोजेस हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। सोशल वर्कर्स की अगर हम बात करें तो मदर टेरेसा को हम काउंट करेंगे यहाँ पे कि भाई वो लोगों की पीड़ा, लोगों के दर्द, दुख, उनकी केयर को करने में उनके अंदर वो इच्छा थी, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। बिल्कुल गांधी जी, भगत सिंह, ये सब, भगत सिंह को खैर हम इंट्रापर्सनल में भी डाल सकते हैं, लेकिन वो इंटरपर्सनल में भी आएंगे। लोगों को, उनके मोटिव्स को, उनकी भावनाओं को समझने में बेहतर होना, इंटरपर्सनल। अंतरव्यक्तिक जिसको हम कह रहे हैं, इसमें टीचर्स आ जाएंगे, साइकोथेरेपिस्ट आ जाएंगे, सेल्समैन जो कुछ भी बेच दें किसी को भी, है ना, गंजे को कंघी बेच दें, पॉलिटिशियंस आ जाएंगे इसमें, ठीक है जी, और रिलीजियस लीडर्स आ जाएंगे, ठीक है। ऑफलाइन क्लास लगाएंगे इस साल, अभी सीटेट के लिए तो नहीं लगा रहे हैं। तो पॉलिटिशियंस, रिलीजियस लीडर्स, ये सब आ जाएंगे। अब आता है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल क्या है भाई? इंट्रापर्सनल होता है अंतः व्यक्तिक, खुद को जानना, खुद को जानना, अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग्स, मोटिव्स एंड डिजायर्स, यानी खुद की भावनाएं, कैसा आप कब महसूस करते हैं, कौन सी चीज से आप दुखी हो जाते हैं, आपके डिजायर क्या है, किधर जाना है जीवन में आपको, आपके मोटिव्स क्या हैं, आप क्यों जन्म लिया है आपने, जीवन क्या है, मरण क्या है, मोटिव क्या है, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। जो मीनिंग ऑफ लाइफ के क्वेश्चंस है, फिलोसॉफिकल बातें हैं, वो सब इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में होती हैं, ठीक है। पर्सन्स हाई ऑन दिस एबिलिटी हैव फाइनल सेंसिबिलिटीज रिगार्डिंग देयर आइडेंटिटी, कि मैं कौन हूं, क्यों आया हूं दुनिया में, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, है ना, मानव का अस्तित्व क्या है, मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक। इसमें फिलोसफर्स आ जाएंगे, आप देख रहे हैं एरिस्टोटल, सुकरात, प्लेटो,
ये सब आ जाएंगे यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे और कौन आएगा इंट्रापर्सनल में, और आपका ह्यूमन फिलोसोफर्स जितने भी हैं वो तो हमने बात कर ही ली, ठीक है जी। स्पिरिचुअल लीडर्स भी कुछ हद तक आ सकते हैं अगर वो खुद को बुद्धा, गौतम बुद्धा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फिलोसफर्स, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पीपल, वो नहीं जो सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं, ठीक। हाँ, महावीर आ सकते हैं। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, 8th टाइप है, ये लास्ट टाइप है। सेंसिटिविटी टू द फीचर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, प्राकृतिक दुनिया के जो विशेषताएं हैं उनके प्रति संवेदनशीलता, ये हंटर्स में हो सकती है। जो लोग हंट करते हैं भाई उनको भी तो पता है कबूतर किस टाइम आएगा, कैसे फंसाएं मछली, है ना। तो नेचर का तो, क्योंकि आप किसी भी चीज को पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें वो तीनों क्वेश्चन मेल कर दो भाई। अगर हम देखें तो हंटर्स, फार्मर्स जो खेती कर रहे हैं, किसान, उनको भी तो नेचर की, प्रकृति की समझ है ना, कि कब किस मौसम में क्या उगाना सही रहेगा। टूरिस्ट जो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे होते हैं, बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट, बर्ड वॉचर्स possess मोर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब कोई गार्डनर है, यानी गार्डनर की थियोरी में गार्डनर की ही हम बात कर रहे हैं, माली है, तो उसको पता है पानी कैसे देना है, कटिंग कितनी करनी है पेड़ों की, कब क्या करना है, पौधों की बेसिकली, ठीक। तो ये नेचुरलिस्ट, इसमें एनवायरमेंटलिस्ट, फार्मर, बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, ये सारे लोग आ जाएंगे। अब हम अगर 8 के 8 प्रकार की बात करें, गार्डनर की थियरी है ना, गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर की थियरी है ना, जिसमें हम गार्डनर की भी बात कर रहे हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में। ये तो आपको याद रह जाए इसलिए मैं बोल रही हूं। देखिए 8 प्रकार हैं, फटाफट से समझते हैं। फार्मर्स हैं हम, बहुत बढ़िया जी, हमारे भी गांव में खेती होती है। देखिए एक बार अगर हम समझते हैं यहाँ पे, देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो एक सिंपल चीज है, 8 प्रकार थे। विजुअल स्पेशल, पेंटर है कोई, यानी विजुअल इमेजेस बनाने में, अपने दिमाग में इमेजिन करने में, स्पेस से रिलेटेड जो चीजें हैं, तो अब इसमें आपके पेंटर्स तो है ही, है ना, पेंटर्स हैं, इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं, सर्जन्स भी हैं, पायलट्स भी हैं। अगर मैं देखूं लिंग्विस्टिक वर्बल, भाषा में अच्छा है, कोई टीचर हो सकता है, कोई कवि यानी पोएट हो सकता है ना, लैंग्वेज को लेके बेहतर है। पेंटर, मैं एक एक एग्जांपल लिखती जाऊंगी सबका। तो विजुअल स्पेशल में हमने पेंटर, आर्किटेक्ट तो पेंटर लिख दिया, पोएट लिख दिया लिंग्विस्टिक वर्बल में। इंटरपर्सनल यानी लोगों को समझने में अच्छा है, काउंसलर हो सकता है ये भाई, आपका अगर बच्चे की काउंसलिंग कोई करेगा तो उसको समझने में भी तो दूसरे के मोटिव, दूसरे के इंटरेस्ट। इंटरपर्सनल मतलब अदर्स, इंट्रापर्सनल मतलब सेल्फ, खुद को समझने में अच्छा है। इंट्रा का मतलब होता है स्वयं, तो कोई खुद के थॉट्स को, राइटर हो सकता है, ये फिलोसफर हो सकता है। राइटर भी कैसे वाला, जो फिलोसफी से संबंधित चीजें या खुद को समझने से संबंधित, ठीक है ना, फिलोसफर्स हो सकते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल में साइंटिस्ट हो सकते हैं, है ना, साइंटिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिख सकते हैं आप, ठीक है। मैथमेटिशियंस हो सकते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आपका, आप AR रहमान लिख लीजिए, है ना, कोई कह रहा है रानू मंडल, हाँ अब किसमें कितनी है वो बात अलग है। बॉडीली काइंस्थेटिक की अगर हम बात करें तो बॉडीली काइंस्थेटिक क्या है भाई, बॉडीली काइंस्थेटिक है जैसे बॉडी पे पकड़ है, डांसर्स हो सकते हैं, है ना। इवन जो सर्जन्स हैं वो इसके हाईएस्ट लेवल में आते हैं, क्योंकि सर्जन अगर हल्का सा भी इधर से उधर चीजें होंगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, तो जो गार्डनर हैं वो इसमें आ जाएंगे, फार्मर्स आ जाएंगे, पौधों का ध्यान रख रहा है कोई, हमारी एक आंटी है उन्हें बड़ा शौक है तो वो पूरा उन्होंने गार्डन बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये 8 प्रकार हो गए बुद्धि के। अब कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। इसका क्रिटिसिज्म भी है, इस थियरी के क्रिटिक्स भी हैं, जिसमें हमें छोटी सी बात करनी होगी, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, ठीक है जी, ठीक। तुलसी गौड़ा, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, अच्छा मैं इनके बारे में नहीं जानती हूँ अनफॉर्चुनेटली, एक बार शायद नाम सुना भी होगा, भी देखना पड़ेगा मेरे को। देखिएगा, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, क्रिटिसिज्म यानी आलोचना क्या है, इस थियरी की आलोचना तो खूब हुई है ना। क्यों, क्योंकि इन्होंने एक तो सारे IQ टेस्ट को इन्होंने टारगेट कर दिया कि IQ टेस्ट सही तरीके नहीं है लोगों की बुद्धि को जांचने के। हो सकता है कोई IQ टेस्ट में स्कोर कम करे, थॉमस एल्वा एडिसन को तो कह ही दिया था इनको ले जाओ, इनसे ना हो पाएगा, उनकी मदर को, बट उन्होंने तो आविष्कार कर दिया, ठीक है ना। तो क्रिटिसिज्म यानी इनकी आलोचना क्या है, इस थियरी की आलोचना क्या है, पहले तो ये समझते हैं। आलोचना क्या है भाई, आलोचना, एक तो कई लोगों ने ये कह दिया कि भाई ये ऐसा तो नहीं है कि ये
हॉबी जैसा हो, कि ये तो अलग अलग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस ना कह के ये तो सब में होती है थोड़ी बहुत, तो ये तो हॉबीज भी हो सकती हैं, तो इन्होंने हॉबीज मान लिया, इंटेलिजेंस ना मान के हॉबीज मान लिया। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो हॉबीज हो सकती हैं, है ना, ये मियर हॉबीज भी तो हो सकती हैं, इसको इंटेलिजेंस क्यों कह रहे हो? सब में होता है थोड़ा बहुत, क्रिकेट मैं भी खेल लूंगी और कुछ और भी कर लूंगी थोड़ा थोड़ा, हम सब खिचड़ी हैं अगर देखा जाए तो, थोड़ा थोड़ा तो सब कुछ होगा हमारे अंदर, है ना। तो इंटेलिजेंस ना कह के इसको हॉबीज कह लो, तो ये एक आलोचना है। दूसरी आलोचना ये है कि इसमें एविडेंस की थोड़ी कमी है, लैक ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस, बट ऐसा नहीं है कि रिसर्च से बैक्ड नहीं है, यानी प्रॉपर रिसर्च नहीं है लेकिन है रिसर्च, लैक ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस, तो यानी जो अनुभव जन्य साक्ष्य हैं उसकी थोड़ी कमी है, तो एविडेंस की थोड़ी कमी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एविडेंस नहीं है, लैक ऑफ एविडेंस लिख सकते हो। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से आंसर करना होगा कि आपसे पूछा क्या है, लैक ऑफ एविडेंस पूछा है या कह दिया बिल्कुल एविडेंस नहीं है या रिसर्च नहीं है, तब गलत हो जाएगा वो, क्योंकि एविडेंस है, रिसर्च है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है, ठीक, क्योंकि कोई टेस्ट तो है नहीं जिसके माध्यम से हम इसको माप पाए, ठीक है ना, तो इसलिए मियर हॉबीज भी हो सकती हैं। तो टेस्ट के प्रेजेंस नहीं है टेस्ट की, तो इस चक्कर में दिक्कत हो सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक, फॉलो द क्रिटिकल व्यूज अबाउट द थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में आलोचना है सिवाय एक को छोड़ के, एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन लिखा ऐसे है कि इसमें फंस जाएंगे कई लोग। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है, यानी रिलेटेड नहीं है बहुबुद्धि सिद्धांत से, कौन सा एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण, फटाफट से बताइए। लूंगी मैं आपसे, मैम आप सब कैसे याद हो गया है, हम भूल जा रहे हैं। रश्मि, टाइम देना होता है किसी भी चीज को, है ना, किसी की एक एक याद आपको याद है ना, एक एक हरकत आपको याद है, अपने भाई बहनों की भी याद होगी, है ना, प्रेमी प्रेमिकाओं को भी याद रखते हैं लोग, है ना, उसे चाय में मीठा कम पसंद था, है ना, जहर खाना पसंद छोड़ो कि मतलब जहर मतलब मोमोज खाना पसंद करती थी, है ना, सब याद रहता है ना, क्योंकि समय बिताया है आपने, ध्यान दिया है किसी चीज पे, तो जब आप समय बिताते हैं, ध्यान देते हैं किसी चीज पे, आपकी रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, तो याद रहती हैं चीजें। तो जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे, हम सोचते हैं कम समय में बस पढ़ाई पूरी हो जाए, दिमाग में सेट हो जाए सब कुछ, है ना। डर बढ़ना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है शिवम, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, जो नोट्स दिए हुए हैं वो बार बार रिवाइज करने हैं, जो 5 सब्जेक्ट के दिए हुए हैं एटलीस्ट उनको भी कर लो बार बार। हाँ, यूट्यूब क्लास होगी आज, असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे, देखिएगा। तो देखते हैं कौन सा एक क्रिटिसिज्म नहीं है, इट लैक्स ऑफ एम्पेरिकल सपोर्ट। हाँ ठीक है, सपोर्ट को लैक करती है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है एविडेंस। इट इज नॉट रिसर्च बेस्ड, रिसर्च हुई नहीं है इस पे। डिफरेंट इंटेलिजेंसेस डिमांड डिफरेंट मेथड्स फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स, कह सकते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट्स यूजुअली एक्सेल इन अ सिंगल डोमेन, ये कहना गलत होगा यहाँ पे। बाकी सारी बातें सही हैं कि भाई रिसर्च बेस्ड है कि नहीं है, ये भी कहा जाता है, ये इसका क्रिटिसिज्म है कि रिसर्च की कमी है, अनुभवजन्य साक्ष्य की कमी है, यानी एम्पेरिकल सपोर्ट उतना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन और अलग अलग इंटेलिजेंस को केटर करने के लिए डिफरेंट स्टाइल्स में टीचर्स को पढ़ाना पड़ेगा, ये भी क्रिटिसिज्म है। लेकिन गिफ्टेड स्टूडेंट्स यूजुअली एक्सेल इन अ सिंगल डोमेन, ये कहना गलत होगा। भाई अगर कोई गिफ्टेड है तो जरूरी थोड़ी सिर्फ सिंगल डोमेन में ही वो एक्सेल करेगा, है ना। 8 प्रकार की बुद्धियां हो सकता है किसी में 2 हो सकता है कोई म्यूजिक भी बहुत अच्छा बजाता हो। अब अगर हम देखें तो दीपिका पादुकोण की अगर हम बात करें, जैसा हम सुनते हैं कि वो नेशनल लेवल प्लेयर रही हैं, आई थिंक, या स्टेट, मतलब वो बैडमिंटन में अच्छा किया, उनके पिताजी भी बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं, तो वो उसमें अच्छी थी, फिर वो इधर आई एक्टिंग में, तो वो एक्टिंग में भी अच्छी है, हम देख रहे हैं। तो एक व्यक्ति अगर कोई गिफ्टेड है, जरूरी नहीं ना कि एक ही क्षेत्र में अच्छा हो सकता है वो, या एक ही क्षेत्र में प्रतिभा होगी, तो इसलिए गलत है। बाकी तो लैक ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस है, रिसर्च की थोड़ी कमी है, डिफरेंट इंटेलिजेंस डिफरेंट डिमांड मांग करेंगी पढ़ाने के तरीके, ये बात तो सही है। ये तो हम कर चुके हैं कि अगर कोई बच्चा गरीब है अमीर है, ये तो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ये एक बार देख लो, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन करो एक बार, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। देखो, पढ़ने की कोशिश करो। हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइजेस, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है, जनरल इंटेलिजेंस पे। इन्होंने जनरल और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को तो एकदम कांटा मार दिया। जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस की बात स्पीयरमैन ने की थी 2 फैक्टर थियरी में। कॉमन एबिलिटीज रिक्वायर्ड इन स्कूल, यानी विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताएं नहीं, सिर्फ विद्यालय में आवश्यक योग्यताओं की थोड़ी बात की है। द यूनिक एबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल, ये बात सही होगी कि हाँ, धन्यवाद मनोज, कह रहे हैं कि आप पढ़ाते तो अच्छा हो और ड्राइविंग भी कर लेते हो। हाँ, ड्राइविंग में ठीक ठाक कर लेती हूँ भाई, है ना, इवन बाइक राइड भी मैं ठीक ठाक कर लेती हूँ, स्पोर्ट्स में मेरा ठीक ठाक इंटरेस्ट था,
तो ऐसे हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो होता ही है। अब आप किसको भाव दे पा रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं हैं, यानी यूनिक एबिलिटीज होती है हर इंडिविजुअल में कुछ, ये कहती है मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी। कंडीशनिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स नहीं, कंडीशनिंग होती है 2 एकम 2 2 दूनी 4। जैसे मैं आपको अभी कह रही हूं कि मैं तो खैर ज्यादा बार कहा नहीं, बट कुछ लोग होंगे कि भाई एक काम करो, 13 तारीख को 13 जनवरी को दिन क्या है? शनिवार, ठीक, शाम को 7 बजे मैराथन होगी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। अब ये 7 से 12 जाएगी या 1 जाएगी ये तो पता नहीं, बट ये एक मैराथन होगी जिसमें सारा सीडीपी आपका कवर हो जाएगा। तो 13 जनवरी शाम 7 बजे आपको यूट्यूब चैनल पे आना है, जो कि लेट्स लर्न है। ये क्या हुआ? मैं अगर ये बात रोज आके आपको बोलूं तो कुछ दिनों में आपकी कंडीशनिंग हो ही जाएगी। आपको वो मूवी याद है? कौन सी मूवी थी वो? दृश्यम। 2 अक्टूबर को वहां गए थे सत्संग देखने, पणजी में थे, इतनी बार रिपीट किया उन्होंने कि वो कंडीशनिंग हो गई। ठीक है ना? तो कंडीशनिंग होती है कि एकदम इस लेवल पे दिमाग में भर देना चीजें कि वही सही लगे। ठीक है ना? कंडीशनिंग है कि अगर थर्सडे को कपड़े धो लिए भाई तो क्या होगा? बहुत बढ़िया, धन्यवाद विद्या। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई, ये हम कर चुके हैं। आपके लर्निंग कुड बी असेस्ड थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन्स। इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू IQ। इंटेलिजेंस इज अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल टू सॉल्व प्रॉब्लम। चलो ये क्वेश्चन करके देख लो एक बार, आपके लिए ठीक रहेगा। वैसे हम यही बात अभी हमने दूसरे क्वेश्चन में भी की है, एक बार ट्राई कर लो, और नहीं तो फिर छुट्टी करेंगे आपकी। अब आपकी छुट्टी नहीं, वैसे मैं आपसे कुछ डाउट्स लूंगी कि आप लोगों को क्या समस्या आ रही है, पेपर पास आ रहा है, कैसे घबराहट हो रही है, कैसे आपकी समस्याओं का हल निकाला जाए, उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, प्रिया समझी नहीं मैं यार, कौन से एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ? मैम टुडे इज माई बर्थडे। रागिनी, बहुत बढ़िया भाई, हैप्पी बर्थडे। हाँ, 12th फेल मूवी देखने में कैसी है मैम? अच्छी मूवी है, देख सकते हो। मैं अपने भाई को लेके गई थी और दिखाने, जब आई हुई थी, लगी हुई थी तब तो हॉल में, और ठीक बात है ना? हाँ, कंडीशनिंग का बहुत अच्छा उदाहरण है वो। ठीक है, जो सीडीपी की प्रैक्टिस डाली है आपने वो सारी कर ली, इनफ है। हाँ इनफ है साक्षी, इनफ है अगर उतनी कर ली तो। ठीक है, यू डोंट रिप्लाई माई क्वेश्चंस, अभी कर देंगे, कोई बात नहीं ज्योति, इस बार थोड़ा तरीके से पढ़ना है। वाह तनु, वाह वाह, इसको कहते हैं हीरो वर्शिप। कह रही हैं ऐसा कोई गुण नहीं जो आप में ना हो, है ना? प्रेम में इंसान अंधा हो जाता है, उसको लगता है हमारे टीचर से बढ़िया कुछ है ही नहीं, आपसे बढ़िया इंसान नहीं है दुनिया में कोई। देखिएगा। हाँ शगुन समझी नहीं। चलो भाई, हॉर्स राइडर्स में बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होगी कोमल, क्योंकि अगर बॉडी पे पकड़ नहीं है तो टूट टाट के आ जाएंगे। चलो 13 को है भाई, 13 जनवरी को है मैराथन। हाँ, क्यों किरण, पढ़ते जाओ ना। प्रदीप कह रहे हैं हाँ, सीटेट का एडमिट कार्ड 1 हफ्ता पहले। भूल जा रहे हैं ऐसा लगता है सबको भाई पेपर से पहले, डोंट वरी। ठीक है, अवधेश, क्या क्या नाम है उनका? हैप्पी बर्थडे भाई। चलो, एस्ट्रोनॉट्स में स्पेशल इंटेलिजेंस, बाकी उनको साइंस भी पढ़ना पड़ता है तो लॉजिको मैथमेटिकल भी हो सकती है, तो दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको पेपर में। ठीक है जी, चलिए खैर समझते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रियंका, क्या दिक्कत हो रही है बताओ? थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इंप्लाइज दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। कौन सी एक बात मल्टीपल इंटेलिजेंस में नहीं की गई है? डिसिप्लिन शुड बी प्रेजेंटेड इन अ नंबर ऑफ वेज। डिसिप्लिन का मतलब है सब्जेक्ट्स को, अलग अलग सब्जेक्ट को, विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, डिफरेंट तरीके से टीचर्स को पढ़ाना चाहिए। एक चीज को कई तरीके से पढ़ाया जा सकता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, यानी जब आप पढ़ा सकता है एक टीचर अलग अलग तरीकों से, तो असेस भी कर सकता है अलग अलग चीजों से। जरूरी थोड़ी सबसे पेपर पेंसिल टेस्ट पे किसी से क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी से एक्टिविटी करा के आकलन कर सकता है कितना आता है बच्चे को। इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू IQ, ये बात बिल्कुल नहीं कही गई इसमें
कि जो संवेगात्मक बुद्धि है वो बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। इंटेलिजेंस इज अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल टू सॉल्व प्रॉब्लम। बताइए एक बार कौन सी बात सही है? इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू IQ, ये बात यहां पे नहीं हुई। बाकी डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस हो सकता है जहां पे एक इंडिविजुअल किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके लगाए। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये तो मैंने अलग से जो प्रैक्टिस डाली है वो आप देख लेना इस पे ही, पर्टिकुलर टॉपिक पे, है ना। और ये तो अलग थियोरीज हैं जो आपके काम की है नहीं है सच। तो अब आप अपने डाउट्स पूछने का कष्ट करें ताकि मैं आपके डाउट्स पे बात कर सकूं, आपको जो भी घबराहट हो रही है मन में, है ना, वो सब सॉल्व हो सके। डाउट्स बताइए आप अपने, आपके डाउट्स को लेते हैं, बताइए। तसल्ली से पढ़ाया ना मैम आपने? सारी तैयारी हो गई मैम, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल तसल्ली से चले हम लोग, कोई जल्दी में नहीं रहे। चलिए फटाफट से बताइए आप। हिंदी में बहुत दिक्कत हो रही है यार। हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी का मैराथन देख लेना, मैं डलवा भी दूंगी यहाँ ऐप में भी क्लास होने के बाद, लेकिन लाइव देख लेना वहाँ पे यूट्यूब पे। काफ़ी हद तक टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम तो है ही नहीं, होनी ही नहीं चाहिए लुबना। मैंने इस पर बताया हुआ है, आप लोग इंटरव्यू वगैरह नहीं देखते हो, यूट्यूब पे डाला हुआ है। धीरे धीरे पूछो यार, क्वेश्चन बहुत तेजी से निकल जा रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। रुको एक मिनट। अगर हम देखें यहाँ पे तो टाइम मैनेजमेंट में है क्या, आपको पता है 2.5 घंटे का समय, हर साल सेम बात बताती हूँ मैं। 2.5 घंटे का समय है, 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट्स, ठीक, 5 सब्जेक्ट्स। कितने मिनट्स हैं? 150 मिनट है। 3 से कर लो डिवाइड, 30 नंबर का, और 30 क्वेश्चन होते हैं हर सब्जेक्ट में, है ना। तो 5 सब्जेक्ट 30 मिनट ईच सब्जेक्ट मिल गया आपको। 30 मिनट से ज्यादा एक सब्जेक्ट को दो मत। CDP की इतनी अच्छी प्रैक्टिस करो, या कुछ सब्जेक्ट हो सकता है आप 30 मिनट से कम में कर लो, तो वो टाइम मैथ्स को चला जाएगा, या जिस सेक्शन में ज्यादा समय लगेगा उसमें लगा दो। तो 30-30 मिनट का स्लॉट बनाओ। इस 30 मिनट में 25 मिनट में करो अपने 30 सवाल सॉल्व, जैसे CDP है या हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है। 25 मिनट में सवाल किए पेपर के, टिक लगाया, और 5 मिनट में वो 30 के 30 क्वेश्चन तुरंत सेक्शन वाइज OMR भरो, नहीं तो गलती ज्यादा हो जाती है ना। तो OMR तुरंत 5 मिनट में OMR भर लो, 30 क्वेश्चन की भरी जाएगी 5 मिनट में, ठीक है ना। तो 5 मिनट में भर लो OMR, 5 मिनट में OMR, और 25 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर दूसरे सेक्शन पे बढ़ गए। एक सेक्शन को 25 मिनट से 30 मिनट से ज्यादा का समय मत दो। अगर पुराने सेक्शन से बच गया है तो आप दे सकते हो, नहीं तो पेपर पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो हर एक सब्जेक्ट 30 मिनट देना है आपको, इंक्लूडिंग OMR शीट। 25 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व किए, 5 मिनट में OMR भर दी। हर 30 सवाल, एक एक सेक्शन कंप्लीट करते चलो, एक साथ कभी भी 150 क्वेश्चन की OMR मत भरो, है ना। एक सेक्शन या 2 सेक्शन मैक्स टू मैक्स। कई बार क्या होता है, एक गोला गलत भर के आगे तक के गलत भरते चले जाते हैं, ठीक है ना। कोई और समस्या तो बताओ। सुमन कह रही मेरी बात ही नहीं सुनते। यार सबकी कैसे सुनेंगे भाई, ऑफलाइन आ जाना अगले इस साल, ऑफलाइन क्लासेस में कुछ लूंगी, है ना। फीस थोड़ी ज्यादा रहेगी बट रहेगा कि फिर आपकी बात सुनी जाएगी। कम ही लर्नर्स को रखेंगे उसमें, मजाक कर रही हूँ। तो ये तो थोड़ा ऑनलाइन में दिक्कत रहती है, सबके डाउट्स नहीं लिए जा सकते, बट लिए जाते हैं, फिर भी ज्यादा डाउट्स आपके वैसे ही क्लियर हो जाते होंगे, है ना। पेडागोजी में विशेष ध्यान देना है। चलो बहुत बढ़िया। ऐसा क्यों लग रहा है, एक बार फिर से बता रही हूँ, पूजा क्रिटिसिज्म डोंट वरी। ऐसा क्यों लग रहा है, वो सबको लग रहा है, ज्यादातर लोगों को यही लग रहा है कि हायरे भूल जाएंगे। जब सामने आएंगी चीजें तो भूलोगे नहीं, रिवाइज करते जाओ, बैठो मत बस, है ना। ये मत सोचो कि बस भूल जाएंगे तो भूल ही जाएंगे, पढ़े ना। देखो इसकी क्रिटिसिज्म जो है इस थियोरी की, वो एक तो ये है कि ये मियर हॉबीज हो सकती हैं, यानी जिसको आप इंटेलिजेंस के अलग अलग टाइप बता रहे हो, ये सिर्फ हॉबीज भी तो हो सकती है किसी की। तो ये एक तो क्रिटिसिज्म है कि इंटेलिजेंस ना होकर हॉबीज हो सकती है। लैक ऑफ एविडेंस, यानी एम्पेरिकल एविडेंस के ठीक से बहुत ज्यादा डेटा नहीं है इसका, कि अनुभवजन्य साक्ष्य की कमी है, रिसर्च की कमी है ना। रिसर्च बेस्ड तो है लेकिन प्रॉपर रिसर्च नहीं है, अलग अलग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के टेस्ट नहीं है। कैसे पता लगाएं कि कितना % किसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, किसमें कितना है, परसेंटेज तो पता लगाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। क्लियर है बात? हाँ बिल्कुल बिल्कुल वंशिका। हाँ हाँ पढ़े बिल्कुल सुषमा। अब तो मुझे लगता है कम से कम हजारों की संख्या में तो लोगों की नौकरी भी लगी गई होगी, मिनिमम भी अगर मैं लगाऊं तो लाखों लोग तो सीटेट तो कर ही चुके हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।
सबका एग्जाम एक ही दिन होगा, सुबह आपका पेपर 2 है, दोपहर को आपका पेपर 1 है, ठीक है ना, पहले उल्टा हुआ करता था। चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, 9 बजे मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। 5 सब्जेक्ट कौन से हैं? 6 हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अरे यार कोमल समझे नहीं आप बात, ऐसे तो 4 ही हैं, है ना, ऐसे तो 4 ही हैं। ये ऐसे नहीं करना कि फिजिक्स को अलग गिन रहे हो। अगर पेपर 1 की बात करूं मैं, लो 150 क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चन बांट लो ना, अगर सब्जेक्ट में नहीं भी बांटना है तो सिंपल हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन तो 150 ही है, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो। आपको पता है सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, यानी कोई भी जो भी 2 लैंग्वेज है, अब ये मत कहते ना हमने तो ये ली नहीं है, ठीक है ना। सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, ठीक, 30-30 क्वेश्चन। 4th सब्जेक्ट मान लेते हैं मैथ्स आपका 30 क्वेश्चन का, ईवीएस, ये 5 सब्जेक्ट हो गए पेपर 1 के, 30-30 मिनट ईच देना है आपको, 30 मिनट ईच। ऐसे ही यहाँ पे अगर इंग्लिश तो होगा ही, मैथ्स और ईवीएस की जगह या तो आपका एसएसटी होगा या फिर आपका साइंस एंड मैथ्स होगा, तो बात तो बराबर ही हो गई ना। जो ये 2 सब्जेक्ट मिलकर 60 क्वेश्चन होते हैं, इसके अकेले के 60 क्वेश्चन होंगे, तो एसएसटी के 60 क्वेश्चन या साइंस एंड मैथ्स के 60 क्वेश्चन। अब इनको आपको 60 मिनट से दे देना, यानी एक क्वेश्चन 1 मिनट देना है, सिंपल। 30-30 क्वेश्चन का सेट बना लो। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, जब तक आपकी वैलिडिटी है कोर्स की तब तक आप नोट्स वगैरह वीडियोस सब कुछ देख सकते हो ऐप पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई और सवाल हो तो मुझे बताओ कि और कुछ समस्या महसूस हो रही हो अगर क्वेश्चंस करते समय, फटाफट से बताओ। सेंटर का कब पता लगेगा? 2 दिन पहले पेपर से। सिटी का पता लग जाएगा आपका 1 हफ्ता पहले, ठीक है जी। देखो इंटरपर्सनल मतलब लोगों को जानने में अच्छे हैं आप, इंट्रापर्सनल मतलब खुद की फीलिंग्स, खुद के इमोशंस, खुद के मोटिव्स को जानने में अच्छे हैं, जैसे फिलोसोफर्स। डिफेंस में क्या इंटेलिजेंस है मैम? देखो डिफेंस में बॉडीली काइनेस्थेटिक है मेजरली, वहां बॉडी आपका लिंग्विस्टिक, कई बार अगर आप बहुत अच्छे पद पे हैं तो आपको मैथमेटिकल और लॉजिकल की भी जरूरत पड़ेगी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, लेकिन नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो सबसे प्रायर अगर कोई कहेगा आर्मी में या किसी भी फोर्स में, तो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ेगी। मैराथन है 13 जनवरी को, सैटरडे को मिलेंगे शाम को 7 बजे यूट्यूब पे, लेट्स लर्न। ड्राइवर के पास कौन सी इंटेलिजेंस है? ड्राइवर के पास आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस है, उसको रास्ते और वो सारा याद रखना होता है, और बॉडीली काइनेस्थेटिक भी है। तो कई सारे ऐसे इंटेलिजेंस हैं जो दोनों मर्ज कर जाते हैं, वो दोनों ऑप्शंस में से जो भी हो आप उसके साथ जा सकते हैं, फिर बोर्ड की मर्जी किसको माने। स्कैफोल्डिंग का सिंपल एग्जांपल है, जहां आप अटक रहे हो वहां मदद मिल जाए आपको, जैसे किसी का डाउट है, मैंने डाउट क्लियर कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है ना। मैम कॉन्फिडेंट, डाउन टू अर्थ, कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, एग्जाम नियर आ रहा है, वो सबका थोड़ा बहुत होगा अंकिता, लेकिन पढ़ते रहना है ना। एग्जाम में वॉच नहीं ले जा सकते, लगी होती है सामने, नहीं तो टीचर से पूछ लेना अगर बहुत ही खराब सेंटर मिल जाए, वैसे तो सीबीएसई के स्कूल्स हैं तो मिल जाएगी वॉच हर रूम में, ठीक है ना। चलिए फिर आज के लिए इतना ही।